अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो उसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया कि जो भी मैंने अपलोड्स किए हैं वो सब आपको पसंद आती हैं। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि वॉइस की सूरत में भेज दें ताकि मैं उसको सुन के अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने शेयर करूंगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो आपको यकीनन पसंद आएंगे। ये स्टोरी एक ऐसी सिंगर की स्टोरी है जो 80 से 85 की दहाई में पूरे कुवैत में बहुत मकबूल थी। सारा का सारा कुवैत उसको जाना करता था और बहुत बड़े सिंगर के तौर पे वो पहचानी आती थी। अक्सर शादियों में या फंक्शंस में या किसी भी किस्म के इवेंट्स में उसको इनवाइट किया जाता था और लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। गाने का शौक़ उनको शुरू से ही था और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उनको अंदाज़ा हो गया कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो लिहाजा उन्होंने शुरू में जो इलाक़ाई पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनमें गाना शुरू किया। उसके बाद वेडिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। उसके बाद फॉर्मली सिंगिंग शुरू की। और जब उन्होंने सिंगिंग शुरू की तो वो फिर कामयाबी की मंजिलों को तय करती हुई आगे की तरफ बढ़ती गईं और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। जब उनका सितारा उरूज पे था तो एकदम से उन्होंने अपनी सिंगिंग को खैरबाद कह दिया। पूरा का पूरा कुवैत परेशान था कि ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जो एक बहुत बड़ी सिंगर है उसने एकदम से सिंगिंग को ख़त्म कर दिया है। जो भी पार्टीज़ हैं उनमें आने से माजरत कर ली है। इसके अलावा जो वेडिंग्स थी जो फ्यूचर में उन्होंने पहले से सेलेक्ट की हुई थी कि वहाँ जाके मैं गाना गाऊंगी, उसमें जाने से इनकार कर दिया है। सब लोग परेशान थे कि ऐसा क्यों हो गया है, ये अपने मौक़िफ़ से क्यों पीछे हट गई हैं और उन्होंने सिंगिंग को क्यों छोड़ा था, क्या वजूहत थी, उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया था जिसके बाद उन्होंने सिंगिंग से माजरत कर ली थी। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे और फर्दर कुछ स्टोरीज़ हैं जो शेयर करेंगे। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कुवैत की एक बहुत बड़ी मशहूर सिंगर जिनका नाम है नूरा अल दकाका, जिन्हें आमतौर पे नूरा अल तकाका भी कहा जाता है, लिखने का फ़र्क होता है। ये 1980-90 के अशरे की बहुत बड़ी बहुत मशहूर सिंगर थीं जिनको सरकारी सतह पे काफ़ी एज़ाज़ात से नवाजा गया था। एकदम से जो इन्होंने सिंगिंग छोड़ी उसकी क्या वजूहत थी, उसके बारे में जब ये सिंगिंग छोड़ चुकी थी उसके काफ़ी अरसे बाद, सालों बाद ये टीवी पे अपीयर हुई थी एक इंटरव्यू में। और उस इंटरव्यू में इन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए थे कि मैंने सिंगिंग क्यों छोड़ी थी। तो उन्होंने जो एक इंटरव्यू में जो भी चीज़ें बताई थी मैं कोशिश करूँगा उनकी ही ज़बानी आपको बताऊँ ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए सिंगिंग छोड़ दी। तो ये बताती है कि मैं सिंगिंग के उरूज पे थी और हर कोई चाहता था कि मैं उसके प्रोग्राम में शिरकत करूं। मेरे पास टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि हर किसी का प्रोग्राम अटेंड करूं, किसी का दिल ना तोड़ूं। ये बताती हैं कि मुझे एक कॉल रिसीव हुई जो कि बहुत नॉर्मल सा था और इस तरह की काफ़ी कॉल्स मेरे पास आती थी कि हमें कोई फंक्शन अटेंड करना है, हमें इनवाइट किया जाता था। मुझे एक खातून ने कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जो शादी है उसमें आप परफॉर्म करें। खैर ये बताती हैं कि मेरे पास टाइम की कमी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है, वो चाहती है कि उसकी शादी में आप लाजमी शरीक हो। खैर जब खातून ने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैं ना नहीं कर सकी और मैंने उनसे एड्रेस मांगा तो उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगह आ जाइएगा, वहाँ पे आप पहुँचेंगी तो वहाँ पे हमारा घर मौजूद है। तो ऐसा ही हुआ कि जो दिन था जब मुझे जाना था तो मैं अपने जो टीम थी उसको लेके, जो मेरा पूरा बैंड था उसके हमरा मैं वहाँ रवाना हुई। ये बताती है कि उन दिनों में जो कुवैत के अंदर शादियाँ हुआ करती थी वो घरों में हुआ करती थी। अब की तरह नहीं कि अब तो हॉल्स वगैरह में या मैरक्यूज़ में या बैंक्वेट्स में शादी को अरेंज किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि घर के अंदर ही इवेंट होता था और जो भी फैमिली मेम्बर्स थे या ख़ानदान वाले थे वो घर में ही आते थे, वहीं पे एंजॉय करते थे, वहीं पे शादी होती थी और वहीं पे सारे प्रोग्राम को रखा जाता था। अच्छा, अब ये जो इनका बैंड था ये अभी बाखबर नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है जहाँ पे ये गाना गाने के लिए जाने वाले हैं। ये बताती हैं कि जो बताया हुआ एड्रेस था जब हम उस पे पहुँचे तो वो एक बहुत बड़ा मेंशन था। बहुत हसीन और जमील एक कोठी थी, बहुत सजी हुई थी, जिसको देख के ही अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बहुत अमीर रईस जो है यहाँ पे रहते हैं और उन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये बताती हैं कि वहाँ पे जिस किस्म की डेकोरेशन की गई थी वो भी बहुत एक्सपेंसिव किस्म की थी। देख के ही लग रहा था कि बहुत रईस लोग हैं और बहुत ज़्यादा हमें इनामात से नवाजेंगे और बहुत अच्छी रकम या मुआवजा हमें उसके एवज़ देंगे जो हम करने गए। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि हमने जो डोर था उसको नॉक किया। जब हमने नॉक किया तो अंदर से एक खातून ने झाँका और फिर हमें अंदर आने का इशारा किया तो हम अंदर की तरफ चलते चले गए। अब ये बताती हैं जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं तो ऐसा लग रहा था कि किसी महल में हम अंदर आ चुके हैं या कम से कम किसी बादशाह का दरबान तो लग रहा था। किसी भी तरह ये काम घर नहीं था। खैर बहरहाल हम खुशी खुशी अंदर दाखिल हुए तो वो जो खातून थी उन्होंने हमें इशारा किया कि आप यहाँ पे बैठ जाएं नीचे। और वहाँ पे जो तकिए वगैरह थे वो बहुत सख्त महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि
पत्थर के बने हुए तकिए हैं, लेकिन बहरहाल बड़े आरामदेह थे वो। आम तौर पे जब हम प्रोग्राम्स में जाया करते थे तो हमें ऊपर बिठाया जाता था या फिर हमें खड़े खड़े ही परफॉर्म करना होता था। लेकिन हम खुश थे कि एक किसी बादशाह के दरबार में आ गए, तो जैसे बादशाह का अंदाज़ हुआ करता है, नीचे बिठाया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है नीचे बैठा के, वैसे ही हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा था। अब ये बताती हैं कि वहाँ से फिर एक खातून एंटर हुई, शायद जिन्होंने हमें इनविटेशन भेजा था ये वही खातून थी, और वो आईं। जो हमारा एक तरीक़ाकार होता है कि एक दूसरे के गालों से गालों को लगा के खुशी का, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो वो आईं, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, फिर मुसाफा किया। लेकिन जब उन्होंने अपने गाल हमारे गालों से लगाए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे इनको शदीद बुखार हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने मुसाफा किया तब भी ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सख्त हैं और बहुत गर्म है। खैर, जो मेरा बैंड था उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म इनका जिस्म है, इनके हाथ हैं, इनके चीक्स हैं, और जिस तरह इन्होंने मुसाफा किया है नॉर्मली इंसान नहीं किया करते, इनके हाथ भी बहुत सख्त थे। इसी तरह बारी बारी लोग आते गए, उनसे हमारी ग्रीटिंग होती गई, मुलाकात होती गई। खैर, हमें फिर एक अंदर प्रोग्राम की तरफ ले जाया गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे और वहाँ जाके हम लोगों ने अपना जो सिंगिंग का सिलसिला है वो शुरू किया, और वहाँ जाके हम लोगों ने सिंगिंग शुरू की। ये बताती हैं कि हम वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, 30 मिनट्स हो चुके थे हमें गाना गाते हुए, और हमने ये देखा कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो डांस कर रहे हैं या गाना साथ साथ गा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो सामने फ्लोट कर रहे हैं हवा के अंदर, वो ज़मीन पे उनके पाँव नहीं टिके हुए हैं। इसी दौरानिए में जो इनके बैंड का एक बंदा था, उसने जब नज़र डाली तो वो जो वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, उनके पाँव की तरफ जब नज़र पड़ी तो उनके पाँव जैसे किसी शीप के पाँव होते हैं ना, इस तरह के शीप की तरह पाँव थे उनके, और उनमें बहुत सारे बाल थे। और इसके साथ साथ जो एक और बैंड की मेंबर थी, उन्होंने ये देखा कि जो वहाँ पे ख़वातीन डांस कर रही हैं, उनके जो हाथ थे, उनके हाथों पे भी बड़े बड़े बाल थे, उनकी उंगलियां जो थी वो एक्स्ट्रा लंबी थी, नाखून बड़े बड़े थे। अच्छा, अब इन लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि हम जहाँ पे आ गए या गलत जगह आ गए, और ये नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे हमें किसी भी तरह। इसी तरह डांस करते हुए एक जो इनका मेंबर था उसकी नज़र पड़ी है खातून पे। उनका थोड़ा सा स्कर्ट उन्होंने ऊपर किया डांस करते हुए, तो ऐसा लगा कि उनका जो पाँव है एक तो वो शीप की तरह है, दूसरी चीज़ वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चाकू से बार बार वार करके उसको ज़ख्मी किया गया है, और उस पे बाल भी बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं। तो इनका जो बैंड का मेंबर था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आपस की बात यह है कि सारे के सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और एक दूसरे को आंखों के इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिचुएशन कुछ नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इनके जो फिगर्स हैं या इनकी जो शक्लें हैं या इनके जो कद हैं या इनका जो जिस्म है, ये नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। खैर, जो नूरा थी उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग परेशान ना हो और यहाँ पे परफॉर्म करते रहें। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ पे आ चुके हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना परफॉर्म करें, उसके बाद शराफत से चले जाएं। अगर हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे या इनको ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम इनके बारे में जान चुके हैं, तो शायद ये हमें जाने ना दें। मे बी ये जन्नात हैं जिनकी हम महफिल में आ चुके हैं। खैर, ये बताती हैं हम जैसे तैसे टाइम को पास करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरानी में जो दूल्हा दुल्हन है उनकी एंट्री हुई, और दूल्हा दुल्हन जब वहाँ से एंटर हुए तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के चेहरे जले हुए हैं, झुलसे हुए हैं और एक्स्ट्रा लंबे हैं। इनकी नाकें बहुत बड़ी बड़ी हैं और इनके पाँव वैसे ही शीप की तरह हैं और इनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल मौजूद हैं। इसी दौरान ही में बताती है कि एकदम से ऐसा लगा कि जैसे लाइट चली गई और एकदम पिच ब्लैक हो गया। चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग एक दूसरे के करीब मौजूद थे, हमें पता था कि हम एक दूसरे के करीब मौजूद हैं। तो हमने आपस में ये डिस्कशन किया कि यहाँ से अब भागने की कोशिश करते हैं और जितना जल्दी हो सकता है हम यहाँ से निकल जाते हैं। खैर, ये बताती है कि भागते भागते जैसे हम गेट के करीब पहुँचे तो हमें बाहर की तरफ रोशनी नजर आई, और जब हम रोशनी की तरफ गए, यानी हम इस पेंशन से बाहर निकले, तो हमने पीछे मुड़ के जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अबंडेंट हाउस है जो सालों से, शायद सदियों से बंद है। यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है, जाले लगे हुए हैं और बिल्कुल अंधेरा हुआ है। ये बताती हैं कि अब हमें यकीन आ चुका था कि ये जो शादी हम अटेंड करके आ रहे हैं या जहाँ पे हमने सिंगिंग की है, ये नॉर्मल इंसानों की शादी नहीं थी, ये जिन्नात की यहाँ शादी थी। खैर, बहरहाल ये बताती हैं भागते भागते हम थोड़ा सा आगे पहुँचे तो वहाँ पे सामने से एक बंदा आ रहा था। हमारी सांस फूली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि हमारा दम घुट जाएगा। हम तलाश में थे कि कहीं से हमें पानी मिले तो रुकें, थोड़ा पानी वगैरह पिएँ। तो वो जो बंदा सामने से आ रहा था उसने हमें इस परेशान हालत में देखा तो पूछा कि क्या हुआ है, आप लोग कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। ये बताती हैं कि हमने उसको पूरी सूरत हाल बताई कि वो जो पीछे घर है हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ हमने शादी अटेंड की है, सिंगिंग की है, उसके बाद अंधेरा हुआ और हम वहाँ से भागे। तो वो बोलने लगा, मैडम ये घर तो सालों से खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, और इसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि यहाँ पे जिन्नात का साया है, यहाँ पे चलते फिरते ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, अक्सर ये है कि ख़वातीन आते आते नज़र आती हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है, ये हमने शुरू से ही खाली देखा है और अबंडन देखा है इसको। खैर, वो जो आदमी था वो इनसे जब ये बातें सुनी उसने तो वो भी परेशान हो गया था
और उस आदमी ने इन लोगों को इनके घर तक छोड़ा, उसके बाद वो वापस आ गया था। ये बताती हैं कि उसके बाद हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई, ख़ासतौर पे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं जाऊँ, प्रोग्राम अटेंड करूँ और गाने गा सकूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। उसके बाद भी मुझे काफ़ी अर्से तक इस तरह के ख्वाब आते रहे कि जैसे कोई मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। खैर बहरहाल इसी कहानी के बारे में एक और पर्सपेक्टिव ये भी है जो लोग बताते हैं कि बेसिकली ये जो शादी में जब गई थी तो वहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन मौजूद थे उन्होंने बहुत कदीम तरह के बहुत पुराने लिबास पहने हुए थे, जैसे सदियों पहले लोग पहना करते थे, शाही लोग पहना करते थे। और उसके बाद जिस खातून ने इनको इनवाइट किया था, जब इनकी उससे मुलाकात हुई थी तो कहा जाता है कि उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला था और जो दूल्हा दुल्हन वहाँ पे मौजूद थे वो जैसे नॉर्मली इंसान अपनी जो आइज़ होती हैं उनको ब्लिंक करता है, वो वैसे ब्लिंक नहीं कर रहे थे। वो मुसलसल एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखें नहीं झपक रही थी। खैर बहरहाल ये एक मिस्टीरियस एंड था इनके कैरियर का और ये इसकी एक्सप्लेनेशन यही देती हैं कि ये जो इवेंट था उसकी वजह से मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने सिंगिंग नहीं की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। इसी तरह जो कोयत है उसके बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ मशहूर हैं, बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं कोयत में। इसी तरह कोयत के अंदर एक घर हुआ करता था जो हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर था। ये बेसिकली बताया जाता है कि 4th रिंग रोड है, फ़ाहलील एक्सप्रेसवे कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे इस तरह की हैपनिंग्स होती थी। जैसे अक्सर लोग विटनेस करते थे कि रात में जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनको उसकी छत पे एक खातून खड़ी हुई नज़र आती हैं। इसी तरह कोई इस घर के अंदर जा रहा है, कोई आ रहा है। हालांकि जो हाउस था ये मुकम्मल तौर पे लॉक था। लेटर ऑन बहरहाल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था उसकी बुनियाद पे इसको तोड़ दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था इस घर को। एक स्टोरी जो है मुझे कोयत से शेयर की थी मिस सना ने, वो मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी, तो मैं आज इसी प्रोग्राम में उसको शेयर कर देता हूँ। मिस सना बताती हैं कि ये कोयत में रह रही हैं और इनका तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं विद फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। ये बताती हैं कि जो वहाँ पे सलमिया है, अपोजिट गल्फ रोड कोई जगह है सलमिया, आई थिंक मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी। और वो बताती है कि वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉन्टेड हाउस है। तो इनके जो हस्बैंड हैं और इसके अलावा जो इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा सा आदत है कि वो एक्सप्लोर करते हैं या मतलब कोई चीज़ इस तरह की उनको पता चलती है तो वो चाहते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये बताती है तो एक दफ़ा इसी तरह इन लोगों का प्लान बना तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे जो सलमिया है वहाँ जाके हम देखते हैं उस घर को और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं। खैर उसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तो हॉन्टेड हाउस है लेकिन उससे पहले ये स्कूल हुआ करता था। और जब ये लोग वहाँ पे गए थे तो उन्होंने उसका महल वकूअ जो बताया वो इस तरह से बताया कि ये जो स्कूल है इसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो बहुत बुरी तरह टूटी हुई हैं। बज़ाहिर उसको देख के ऐसा इंप्रेशन आता है कि जैसे किसी जंग वगैरह के बाद जो हालात होते हैं उस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। खैर ये बताती हैं कि जब इनके हस्बैंड और उनके दोस्त उस हाउस में इन्वेस्टिगेशन की नीयत से गए तो आपको पता है कि बैरून मुल्क ख़ास तौर पे कुवैत में या इस तरह के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इतनी आसानी से आप किसी की जो मिल्कियत होती है वहाँ पे नहीं जा सकते। यकीनन वहाँ पे कोई वॉचमैन कोई गार्ड वगैरह मौजूद होता है और जब तक उसका जो कफ़ील होता है वो उसको इजाज़त ना दे तो आप इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, ना तस्वीरें ले सकते हैं। खैर ये बताती हैं कि ये लोग वहाँ पे किसी तरह पहुँचे और बज़ाहिर जो है वो चारों तरफ गर्मी के आसार थे और गर्मी बहुत शदीद थी। अब ये क्योंकि वहाँ पे मगरिब के बाद पहुँचे थे तो ये बताती हैं कि जैसे उस घर के करीब हम जाना शुरू हुए तो ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सर्दी बढ़ती आ रही है। और न सिर्फ सर्दी बढ़ती आ रही है और जैसे जैसे हम उस घर के करीब पहुँचते आ रहे हैं तो एकदम हवा का शदीद चलने का एहसास हो रहा है, यानी हवा में तेज़ी होती आ रही है। हालांकि ओवरऑल पूरे शहर में गर्मी थी। ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड और इनके दोस्त जो है उस हाउस के अंदर एंटर हुए और अंदर जाके जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो वहाँ की जो दीवारें थी वो बाकायदा उन पे इस किस्म के निशानात मौजूद थे जैसे किसी ने खून लगाया हो। जैसे आमतौर पे अगर आपकी उंगली ज़ख्मी हो जाए या उसमें से खून रस रहा हो और आप उसको दीवार पे लगा दें तो जिस तरह के निशान क्रिएट होंगे वैसे ही निशान जगह जगह लगे हुए थे। अब ये बताती हैं कि ये फर्दर अंदर जाते गए और इन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, जो ये गलत तरीका था। तो ये मज़ीद जब अंदर गए तो वहाँ पे बिल्कुल पिच डार्क था। अब क्योंकि इनके पास टॉर्च मौजूद था तो उन्होंने टॉर्च मार के जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उनको ऐसा लगा कि कोई एक जगह से दूसरी जगह गया है जल्दी से। तो एकदम ये चौंक गए। पहले तो ये समझे कि शायद कोई हीरोइन ची या इस तरह के लोग जो है वो अंदर आ गए हों, लेकिन बहरहाल इन्होंने क्योंकि 3-4 दोस्त थे तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने दोबारा लाइट मारी। तो बाकायदा बताते हैं कि जब हमने लाइट मारी है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो लाइट पड़ी है सामने की जगह पे। उन सेकंड्स के अंदर ही हमने देखा है कि सामने से एकदम एक औरत है जो गुजरी है और उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, वाइट कपड़े उसने पहने हुए हैं, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। खैर ये बताती हैं कि देख के हम लोग पीछे की तरफ भागे। हमने क्योंकि हालत हमारी बुरी हो चुकी थी तो हमने सोचा कि मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट करना सही नहीं है, हम आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये बताती हैं कि जब ये लोग आगे की तरफ गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि डोर के आगे की तरफ, यानी डोर फैलांग के इनको बाहर निकलना था, डोर के आगे की तरफ जो है एक बंदा है बहुत लंबा सा जो खड़ा हुआ है।
ये बताती हैं कि उसने भी वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए थे और जैसे आमतौर पे अरबी पहनते हैं, जुब्बा वगैरह जो भी इनकी ड्रेसिंग होती है उस तरह के कपड़े पहने हुए थे। बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोई अरबी खड़ा हुआ है सामने। अब ये बुरी तरह डरे हुए थे। खैर उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई अरबी है या हो सकता है कि इसका कफ़ील आ गया हो। ये आगे की तरफ बढ़े, जैसे ही उसकी तरफ बढ़े तो एकदम से गायब हो गया। जब इन्होंने ये देखा तो इनकी चीख निकल गई। ये आयत वगैरह पढ़ते हुए जैसे तैसे करके गेट से कूदे और बाहर की तरफ भागे। उसके बाद जब ये लोग घर पहुँचे थे इन सबको शदीद बुखार हो चुका था और इनकी हालत गैर हो चुकी थी। अच्छा, इसी तरह का एक बहुत मशहूर वाक़या है कुवैत में, जो लोग कुवैत में रहते हैं वो उसको जानते होंगे कि यहाँ पे एक इस तरह का घर मौजूद है जिसे आम तौर पे फायर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि जो वहाँ का फायर डिपार्टमेंट है उसको पता है कि इस घर में बार बार आग लग जाती है। उस घर के बारे में कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 40 से 42 दफ़ा आग लग चुकी है और जब भी इस घर में आग लगती है या तो सुबह के 5 बज रहे होते हैं या शाम के 5 बज रहे होते हैं। अच्छा, इस घर के अंदर जो बंदा रहता है उसका नाम है मंसूर अल अजमी और वो अहमदी का इलाका बेसिकली कहलाता है। अहमदी या अहमदी जो भी ये लोग कहते हैं, एरिया का नाम है। ये जो बंदा है मंसूर अल अजमी, ये वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 साल से पिछले मौजूद है और उसका ये कहना है कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि बग़ैर वजह के आग लगती है। जैसे कि मैं अपने बच्चों के एक दफ़ा जो स्कूल के कपड़े थे वो नए ख़रीद के लाया, बैग्स लेके आया तो ख़ुद ब खुद उनमें आग लग गई। इसी तरह मेरे फर्नीचर में आग लग जाती है, कभी मेरी मशीन जल जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों में आग लगती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो शख्स है जिसने अभी तक घर नहीं छोड़ा। अब ये बताते हैं कि इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनका फर्नीचर था यानी कि बेड और जो अलमारी थी उसमें आग लग गई। इन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर शख्स का एक बजट होता है और बर्दाश्त होती है, ये हिम्मत हारने लगे थे। इन्होंने सोचा कि मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से रब्ता करता हूँ और उसको बताता हूँ कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो वो जो आमिल थे वो इनके घर का उन्होंने विज़िट किया और उसको चेक किया और पूरा चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आप इस जगह को, इस घर को फ़ौरी खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंटिटीज़ मौजूद हैं वो बहुत शरीर हैं और वो आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगी और अगर आप यहाँ पे ज़िद करते रहे रहने की तो आपको नुकसान होगा, आपकी फ़ैमिली को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे एंटिटीज़ हैं, जो भी जिन्नात मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे इंसान आएँ या रहें। वो आपको बार बार यही मैसेज देते हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, लेकिन आप भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं। और ये बहुत मशहूर वाक़या है कुवैत का कि वहाँ पे 40 से 42 दफ़ा उस घर में आग लग चुकी है और अब तक वो शख्स वहीं पे रह रहा है। अच्छा, इसी तरह ये जो शख्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, मंसूर अल अजमी, ये बताता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मौजूद था। सिर्फ़ एक कमरा वहाँ पे ऐसा मौजूद है जहाँ पे आज तक आग नहीं लगी है, तो हम लोग रात में वहीं सोते हैं। तो हम लोग वहीं मौजूद थे तो हमें ऐसा लगा कि बाहर से, हमारे जो कमरे के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो पहले तो हम समझे कि शायद कोई अंदर एंटर हो गया है। हमने जब बाहर जाके देखा तो कोई मौजूद नहीं था और जब हम वापस अंदर आए तो फिर दोबारा से औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। हम दोबारा बाहर निकल के जब आए, हमने चेक किया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह ये बताते हैं कि जो ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, वहाँ पे जो छत मौजूद है, उस छत पे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये लोग सब के सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, यानी उसी कमरे में सो रहे थे जो अब तक महफूज है। तो एकदम से इनको ऐसा लगा कि जो ऊपर की छत है, ऊपर कोई वॉक कर रहा है। अच्छा, अब इन्होंने ये समझा कि शायद कोई चोर वगैरह एंटर हो गया है। हालांकि ये सब वाक़यात इनके साथ होते रहते हैं, फिर भी इनका ये गुमान था कि कोई चोर होगा। इन्होंने ऊपर जाके देखा और वहाँ पे जब चेक किया तो कोई मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि ऊपर एक साइकिल इन्होंने वहाँ पे रखी हुई है, जो इनकी जवानी की साइकिल है और काफ़ी अरसे से मतलब ऊपर पड़ी हुई है, उसमें ज़ंग लगा हुआ है। तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो कोई मौजूद नहीं होता और जब हम नीचे आते हैं तो बाकायदा ऐसा लगता है कि साइकिल को पकड़ के कोई खींच रहा है। क्योंकि जब आप किसी साइकिल को या किसी पलंग वगैरह को खींचते हैं तो ऊपर तो आपको इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी कि नीचे आती है और बाकायदा एहसास होता है कि उसको कोई घसीटता हुआ लेके जा रहा है। इसी तरह एक और वाक़या हुआ था इनके साथ। ये बताते हैं कि हम लोग नीचे वाले कमरे में अपने सो रहे थे और आराम कर रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे बाहर से एकदम किसी बकरे की या किसी मेमे की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब बहरहाल बच्चे हैं, क्योंकि वो ये समझे कि शायद बाहर कोई बकरे का बच्चा वगैरह आ गया है और बच्चों का अपना शौक़ होता है कि उसको पकड़ के हम घर पे लेके आ जाते हैं। तो ये बताते हैं कि इसी तरह हुआ कि बच्चों ने बाहर जाके देखा तो वाकई में वहाँ पे एक बकरे का बच्चा मौजूद था। अब वो बकरे का बच्चा जो है वो लेके घर पे आ गए ये लोग। बच्चों ने पहले थोड़ी देर उसको प्यार वगैरह किया, उसके साथ खेला, उसके बाद इसको रात में बांध दिया कि बांध देते हैं ताकि ये आगे पीछे ना जाए और रोज़ाना इससे खेलेंगे हम लोग। जो नॉर्मली बच्चे इस तरह की बातें करते हैं उन्होंने भी वैसे ही किया। अभी बताते हैं कि बकरे के बच्चे को इन्होंने बांध दिया और जाके सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। तो एकदम से रात में शोर की आवाज़ से इन लोगों की आँख खुली और जब इन्होंने देखा तो वहाँ पे बकरे का बच्चा मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि बहुत अच्छी तरह हमें याद है कि हमने इस बकरे के बच्चे को सही तरह से बांधा था और ज़ंजीर थी, उसमें एक छोटा सा ताला भी लगा दिया था ताकि कोई इसको चोरी भी ना कर सके अगर कोई कूद के भी आ जाए।
किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि कोई इसको ले आ सकता था। ताला और ज़ंजीर वहीं मौजूद थी, लेकिन बकरे का बच्चा गायब था। और उसके बाद भी 3-4 दिन बाद तक हमें ऐसा एहसास होता रहा कि जैसे बकरे के बच्चे की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब हम देखते थे तो वहाँ मौजूद नहीं होता था। तो गाइस ये छोटी सी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा कि कवर करूँ। एक तो ये सबसे पहला वाला जो सिंगर का इंसिडेंट था वो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, जो रियलिटी बेस्ड है। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी इसके बारे में। इसी तरह ये जो मंसूर अल-अजमी वाला वाक़या है ये भी इंटरनेट पे मौजूद है, और बाकी ये खातून ने जो स्टोरी शेयर की है वो मैंने तीनों आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।